तो उम्मीद करता हूं पिछले जो दो टाइप मैंने सी करवाई डायमेंशनल एनालिसिस की, वो आपको समझ में आई होंगी। तो आज इसी की ना एक तीसरी टाइप होती है क्वेश्चंस की, मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। तीसरी टाइप के डायमेंशनल एनालिसिस के ही। तो ध्यान से सुनने, पहले दो तीन एग्जांपल मैं जो करवाऊं ना, उनको ध्यान से सुनना है, दो तीन एग्जांपल्स को। जब वो दो तीन एग्जांपल आप कर लेंगे, उसके बाद पहले सुनोगे ध्यान से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो उसमें रिक्वायरमेंट वही है, डायमेंशंस हमें प्रॉपरली आते अगर हैं, तो हम कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो अगला टाइप है, अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, टू डिराइव फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी टू डिराइव फार्मूला फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बेटा। तो पहले ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं दो तीन मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा भी इसका मेथड एक्चुअल क्या है। जैसे पहले अब स्टेटमेंट लिख लो एक बार, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं पहले। ये कहता है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो नोट करनी है, फिर मेरा मेथड देखना है, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट होंगे। देखो ये कहता है, डिराइव फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, derive formula for centripetal force if it depends on mass, speed and radius। ये है अपना derive formula for centripetal force if it depends on mass, speed and radius। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसको डिराइव करूंगा, डिराइव करने का तरीका सिखाऊंगा आपको। शुरू में मैं बहुत स्लो समझाऊंगा चीजों को, सुनते जाओ लिखते जाओ बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो किस मेथड से हमें इसे सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ कंसिडरेशन करूंगा, कुछ मैं कंसिडरेशन करूंगा। मैं ये मान लेता हूं लेट एफ, देखो एफ में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सिंबल यूज करूंगा। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, फोर्स के लिए। तो मैं कुछ कंसिडरेशन करूंगा, फिर मैं उनके उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो मैं ये मान रहा हूं लेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर एक्स। मान लो मास की पावर एक्स है। फिर मैं कंसिडरेशन करता हूं लेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड की पावर वाई है, स्पीड की पावर वाई है। मैं मान लेता हूं लेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर जेड है, रेडियस की पावर जेड है। तो मैंने ये कुछ कंसिडरेशन की फोर्स की, मैंने इसलिए कहा था ना फोर्स इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। मुझे फोर्स का फार्मूला मास, स्पीड और रेडियस की टर्म्स में डिराइव करना है, डेरिवेशन करनी है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो फॉलो करने हैं, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप कंसिडरेशन करो कुछ। जैसे मैंने मास की पावर एक्स ले ली, वी की पावर वाई ले ली, आर की पावर जेड ले ली। अब मेरा काम है ये एक्स वाई जेड जो पावर मैंने माननी है, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, तो मेरा काम है एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। ये पावर्स ही निकालना अपने आर्टिकल का, ये अपने क्वेश्चन का पर्पज है। तो ये एक्स वाई जेड जो अपने पावर लेट की हैं, इनको कैसे निकालने वो सीखना है हमने। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इकट्ठा करके लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं लेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई और आर की पावर जेड। मैं ये कंसिडरेशन कर देता हूं और इसको लिख देता हूं एफ इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई, आर की पावर जेड। देखो आपको पता भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान था, प्रोपोर्शनलिटी का निशान था, इक्वल टू का लगाना है तो कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी के निशान से इक्वल टू के निशान से चेंज करोगे तो कांस्टेंट आएगा। मैंने उस कांस्टेंट का नाम के रख लिया, आप कुछ और भी रख सकते हैं, सी रख दो, कुछ और रख दो, आपकी मर्जी है। मैंने कांस्टेंट को के बोल दिया। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो के है ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है के। तो ये इट इज दिस के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है भाई, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, इक्वेशन बनी है। मेरा पर्पज है ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना ही मेरा काम है। के की बाद में बात करूंगा, तो एक्स वाई जेड निकाल दिया, मेरा मतलब आंसर आ गया। अब वो एक्स वाई जेड कैसे निकाल लूं भाई? उसके लिए ऐसा करता हूं मैं, दोनों साइड के डायमेंशन लिखूंगा इसमें ना, इस इक्वेशन में ना, एफ के डायमेंशन लिखूंगा मैं, एम वी और आर सब के डायमेंशन लिखूंगा पहले मैं। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, जैसे के है, कैलकुलेशन करते वक्त डायमेंशनल कांस्टेंट को, डायमेंशनलेस कांस्टेंट को आप छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं होता, अपने उसको छोड़ के चलेंगे हम कैलकुलेशन करते वक्त, बाद में लिखेंगे, कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं उसका। तो मैं दोनों साइड के डायमेंशन लिखूंगा, और वहीं से मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। देखो भाई, तो पहले मैं लिखता हूं फोर्स के डायमेंशन। फोर्स के होते हैं m1 l1 t-2, ये फोर्स के डायमेंशन है, m1 l1 t-2। m मास है, इसके डायमेंशन m1 पावर x होगी, इसकी मास m1 पावर x। स्पीड, स्पीड के क्या होते हैं, l1 t-1 पावर y है। r रेडियस है, l1 पावर z है। क्लियर भैया? अब ये मैंने सबके डायमेंशन लिख लिए। मैंने फिर कहा मेरा पर्पज है ये एक्स वाई जेड निकालना, हमें किसी तरीके से एक्स वाई जेड निकालने हैं, ये अपना पर्पज है। तो भाई ये तो इधर तो लिखो एज इट इज, m1 l1 t-2, वो ब्रैकेट्स खोल लो, तो m की पावर यहां से आएगी x, यहां l की पावर y, t की पावर -y, l की पावर z, ये आ गया, ब्रैकेट खोल दी बस मैंने। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, m1 l1 t-2, इधर l की पावर 2 होगी ना, दो जगह इकट्ठा कर देता हूं उसको मैं, तो ये m की पावर x, और l की पावर बोलो आप क्या लिखनी चाहिए मुझे, क्या मैं l की पावर y प्लस जेड लिख दूं बेटा, y प्लस जेड, यहां से y पावर आ जाएगी, यहां से z आ जाएगी, तो y प्लस जेड, और t की पावर -y, ये मेरे पास आ गया भाई। देखो बेटा, अब मुझे एक्स वाई जेड तीन पावर चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। उसका तरीका यही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के लेफ्ट में और इक्वेशन के राइट में पावर्स को आपस में कंपेयर करूंगा, m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ, t की पावर t के साथ कंपेयर करूंगा मैं दोनों साइड की पावर। तो देखो राइट में x, m की पावर x है, यहां x है, यहां 1 है, तो x हो गया 1 के बराबर, यहां m की पावर x है, यहां 1 है, तो x इज इक्वल टू 1। ऐसे l की पावर y प्लस z है, इधर y प्लस z है, इधर 1 है, तो y प्लस z होगा 1, y प्लस z इज 1। इधर t की पावर क्या है, -y है, इधर t की पावर -2 है, तो इक्वल टू -2। अब देखो x तो मेरा आ गया सीधा ही, यहां से y भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, इसमें z आ जाएगा, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू -1 आ गया। अब देखो भाई एक्स वाई जेड आ गए, ये एक्स वाई जेड इसमें पुट करने आपने, ये एक्स वाई जेड इसमें पुट करो भाई, ये इक्वेशन जो आपकी है इसमें, इसमें एक्स वाई जेड पुट करो। तो अगर इसमें एक्स वाई जेड पुट करोगे तो एफ क्या है भाई, एफ इज इक्वल टू के, एम की पावर 1 आई भाई, एम की पावर 1 आई, वी की पावर कितनी आई भाई, वाई की वैल्यू 2 है, तो वी की पावर 2 आई, आर की पावर जेड आया -1, तो आर की पावर आई -1। अब इसको मैं आर की पावर -1 नीचे लिख लूं भैया, मैंने इसमें पावर भरी है, एक्स की वैल्यू भर दी, वाई की और जेड की, तो मेरे पास आ गया एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्र बाय आर, ये आ गया बेटा, एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्र बाय आर। देखो आप समझ में आया, मेरे ख्याल से तो आसान सा था, यही अपना आंसर है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको छोड़ दो यहां तक, मुझे बताइए आप किस किस बच्चे को समझ में आया, जिसको समझ में आया वो बोलो क्लियर है सर, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो एक और करवा दो सर। 3-4 एग्जांपल करवाऊंगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए भी ये करवाया वो समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं करवाता हूं आपको समझ में ना आए, और करवाता हूं, और करवाता हूं। अच्छा उससे पहले ना मैं कुछ डायमेंशन याद दिलवाऊंगा आपको, कुछ डायमेंशन याद दिलवाऊंगा। आप भी बता दो मुझे
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या डायमेंशन आए थे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस एक बार आपकी कॉपी में लिख रखे होंगे, बताओ मुझे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन बताओ, आप लिख के बताओ मुझे। उसको मैं ईटा से रिप्रेजेंट करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से। एक बार डायमेंशन लिखो, मुझे आइडिया आ जाएगा भाई। मैं लिखवा रखे होंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। अब मैं लिखता हूं, देखो भाई, इसके डायमेंशन है m1 l-1 t-1, m1 l-1 t-1, m1 l-1 t-1, ये इसके डायमेंशंस हैं। अब मैं इसका यूज करूंगा, इसलिए मैंने याद दिलवाए हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, नोट करो उसको, दूसरे क्वेश्चन को नोट करो। ये कहता है डिराइव फॉर्मूला फॉर विस्कस ड्रैग, derive formula for viscous drag if it depends on radius, speed and coefficient of viscosity। ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। डिराइव फार्मूला फॉर विस्कस ड्रैग इफ इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपको बताया है इसने भाई। अब मुझे फार्मूला डिराइव करना है। बेटा देखो, इसमें कुछ टर्म्स यूज की मैंने। एक मैंने लिखा विस्कस ड्रैग। अब बच्चा सोचेगा भाई विस्कस ड्रैग क्या है? बेटा कुछ नहीं, नया नाम एक अलग है। विस्कस ड्रैग लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको कहते हैं। लिक्विड के अंदर कोई भी चीज चले तो लिक्विड उस बॉडी की मोशन को अपोज करता है। तो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उस फोर्स को विस्कस ड्रैग कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। तो अपने ने ये डायमेंशन के क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो विस्कस ड्रैग का मतलब फोर्स है। विस्कस ड्रैग का मतलब फोर्स है, और फोर्स के डायमेंशन तो आपको आते हैं। तो चलो डिराइव करते हैं। मैं कुछ कंसीडरेशन करता हूं। लेट F इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर X। पहले R लिख रखे, मैंने R लिख देता हूं। कोई बच्चा सोचेगा जी पहले आपने R क्यों नहीं लिखा, R लिख देता हूं। अब मैं मान रहा हूं कि लेट F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर X, F प्रोपोर्शनल टू V की पावर Y, F प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर Z। ये जो ईटा बोलते हैं इसको देखो, एन को थोड़ा बड़ा सा करके लिख दिया मैंने। इस सिंबल का नाम ईटा है, इसका नाम ईटा। जैसे अल्फा बीटा गामा अल्फा थीटा वैसे पढ़ते हैं ना, वैसे एक सिंबल होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं ईटा। ये जो ईटा है ना, मैंने एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए यूज किया है। इसके लिए मैंने सिंबल यूज कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए ईटा। तो ये मत सोचना कि ईटा क्या है। आर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, वी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को करेगा, और एफ तो विस्कस ड्रैग को करेगा। अब ये कह रहा है फार्मूला डिराइव करना आपने। ठीक है, कर देते हैं। सेम मेथड, बिल्कुल सेम। मैं लिख देता हूं एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एक्स, वी की पावर वाई, ईटा की पावर जेड। इसको मैं लिख देता हूं एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट आर की पावर एक्स, वी की पावर वाई और ईटा की पावर जेड। ये लिख ले बेटा, ये फार्मूला बढ़ गया। बताओगे के क्या है, व्हाट इज दिस के? जैसे पहले वाले में था, इसमें भी के क्या है? आप बोलोगे के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है जी, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब मेरा वही काम, पर्पस वही है। आपका काम है एक्स वाई जेड निकालना। ये पावर निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, बस यही करना है आपने। ठीक है, मैं दोनों साइड के डायमेंशन लिखता हूं। ये फोर्स है, विस्कस ड्रैग के लिए मैंने एफ लिखा है। तो फोर्स के क्या होंगे? m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। फोर्स के लिख दिए। के का कोई रोल नहीं कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। आर रेडियस है, तो l1 पावर x, l1 की पावर x। v स्पीड है, तो क्या होना चाहिए स्पीड के? मेरे ख्याल से याद होगा l1 t-1। उम्मीद करता हूं पता होगा आपको। ईटा, ईटा अभी बताए थे मैंने, ईटा अभी बताए थे मैंने, इसलिए बताए थे कि हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो। ईटा के क्या थे? m1
L माइनस वन टी माइनस वन पावर जेड। ये ईटा के हो गए बेटा। देखो अब मेरा पर्पज वही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए थोड़ा ब्रैकेट खोल के रीअरेंजमेंट करूंगा मैं, उससे मेरा आंसर आएगा भाई। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं इस तरीके से सिस्टमेटिकली। M1 L1 T माइनस टू, ब्रैकेट वगैरह खोल देता हूं। L की पावर x आ गई, यहां से बेटा L की पावर y बन गई, T की पावर माइनस y बन गई, फिर M की पावर z होगी, L की पावर माइनस z होगी, और T की पावर भी माइनस z होगी। ब्रैकेट्स खोल दी मैंने। तो इधर आ गया भाई M1 L1 T माइनस टू। M की पावर चेक करो, M की पावर होगी z, L की पावर चेक करो, L की पावर होगी x प्लस वाई माइनस जेड। देखो एक बार ध्यान से, कोई गलती मत कर देना, मेरी मत मानो, पहले देखो, खुद भी साथ साथ करो। यहां से L की पावर x आएगी, यहां से L की पावर y आएगी, यहां से L की पावर माइनस जेड आएगी। तो ये L की पावर आ गई। ऐसे T की चेक करो, T की पावर, बेटा T की पावर यहां से माइनस वाई बनेगी, यहां से माइनस जेड बनेगी। तो माइनस वाई माइनस जेड, ये T की पावर आ गई भाई। अब देखते जाओ भाई, साथ साथ सोल्व भी करते जाना है और नोट भी करते जाना है। मेरा पर्पज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तीन इक्वेशन बनाऊंगा मैं। देखो भाई, तीनों कंपेयर करो, राइट साइड में लेफ्ट साइड में कंपेयर करो। तो देखो m की पावर z, इधर m की पावर 1, इधर m की पावर z है, इधर m की पावर 1 है, तो z होगा 1। अरे क्लियर क्या? L की चेक करो भाई, L की x प्लस वाई, सो मत जाना, L की पावर 1। इधर t की पावर क्या बेटा? माइनस वाई माइनस जेड, इधर क्या बेटा? माइनस टू। अरे बोलो बेटा, z तो आ गया। यहां से y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 लिख दूं, और z की वैल्यू भर दूं इसमें। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से y आ गया 1। देखो बेटा ध्यान से, गलती मत करना, कैलकुलेशन में गलती मत करना। z आ गया, y आ गया, अब बच गया x। यहां से x निकाल लूंगा भाई, इसमें से x निकाल लूंगा, इसमें यही वैल्यू भर दूं, x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। y और z की वैल्यू भर दी, ये कट गया आपस में, तो x भी 1 आ गया। ये तो तीनों ही पावर 1 आ गई भाई इसमें। तो अब क्या करें, तीनों पावर 1 आ गई, तीनों लिख देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो f का फॉर्मूला ये था भाई, f इज इक्वल टू k, r की पावर x था, v की पावर y था, और ईटा की पावर z था। इसमें x y z भर दो, तीनों पावर 1 है, तो तीनों पावर 1 भरूंगा तो f क्या आएगा? k r v ईटा। ये मेरे पास फार्मूला पड़ेगा, और इन बच्चों ने सबने निकाला हुआ है। एक पॉइंट और बताता हूं, देखो इसमें जो कई जगह ना आपको यूज करना पड़ेगा आगे चल के। देखो इसमें मैंने के को लिख दिया एज इट इज, के को एज इट इज लिख दिया। अभी तो मैं के की जिक्र नहीं कर रहा, अभी तो मैं के को बोल रहा हूं डायमेंशनलेस कांस्टेंट एज इट इज छोड़ रहा हूं। लेकिन आगे चल के मैं के की वैल्यू भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो मैं मेथड सिखा रहा हूं ना, तो मैं जो कांस्टेंट्स हैं अलग अलग इक्वेशन में, जो कांस्टेंट के आ रहा है अपना, इसकी भी वैल्यू लिखी जा सकती है, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं बताऊंगा। दो चार क्वेश्चन कर लेंगे हम, तो फिर मैं बताऊंगा भाई के की वैल्यू कैसे पता चलेगी अपने को। अभी तो पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर की। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, एक और करवाता हूं, अभी बच्चों का ना थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाएगी। एक और करवाता हूं, देखो एक और लिख देता हूं। आप लिखो, डिराइव फार्मूला फॉर, डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, derive formula for time period of simple pendulum if it if it depends on, if it depends on mass, length and acceleration due to gravity। ये पूरा लिखना है भाई, ये पूरा लिखो। derive formula for time period
derive formula for time period if it time period of simple pendulum if it depends on mass, length and acceleration due to gravity। ये तीन चीजें हैं भाई। मेथड वाइज कोई चीज नहीं, मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा रहा हूं, सेम मेथड है, सेम तरीके से आंसर आएंगे। देखो भाई कंसिडरेशन करो। लेट बेटा मैं टाइम पीरियड को लिखूंगा कैपिटल टी से, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी सिंबल यूज करूंगा। लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर एक्स, मास की पावर एक्स के प्रोपोर्शनल है। इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर वाई एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर जेड। मास के लिए m, लेंथ के लिए l और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए g। वही एक्स वाई जेड हमने कैलकुलेट करने हैं। सेम मेथड, सेम प्रोसेस। लेट t इज इक्वल टू k m की पावर x, l की पावर y, z की पावर z। लिख लो दोनों साइड के डायमेंशन लिख लो। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो भाई इधर बने m0 L0 T1, इधर क्या बने m0 L0 T, जो नहीं है उसकी पावर जीरो लिख दो। मास नहीं है ना इधर, इधर मास भी नहीं है, इधर लेंथ भी नहीं है, तो उनकी पावर जीरो लिख लो। t की पावर 1 आ गई, तो m0 L0 T1। k तो राइट साइड में छोड़ना पड़ेगा कैलकुलेशन में। मास की पावर 1, तो इसकी पावर होगी x बेटा। l की पावर भी 1, इसकी पावर होगी बेटा y। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं भाई। g की पावर बेटा, g की डायमेंशन L1 T-2, पावर होगी बेटा इसकी z, पावर इसकी z। अब m0 L0 T1, ब्रैकेट खोलो ध्यान से, ब्रैकेट खोलो। m की पावर x, l की पावर y, इधर से भी एक l की पावर आएगी भाई, एक l की पावर यहां से भी आएगी, तो यहां से l की पावर z और t की पावर -2z। ठीक है बेटा, बेस सेम करके पावर उसकी लिखो ध्यान से। m0 L0 T1, इधर m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। ठीक, अब कंपेयर कर दो, पावर आ गया आंसर। x तो जीरो ही आ गया, कंपेरिजन में देखो x जीरो आ गया, y प्लस z जीरो हो गया, y प्लस z जीरो, l की पावर l के साथ, x की पावर y, सॉरी m की m के साथ, t की t के साथ, तो -2z इज इक्वल टू 1। अब z कितना आया, -1/2, z तो -1/2 आ गया, x भी आ गया, यहां भर दो। y प्लस, सॉरी माइनस का बन गया, ये तो माइनस का, -1/2 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया भाई, 1/2 आ गया। तो x y z आ गए, x y z आ गए, तो भर दो इसमें वैल्यू। अब क्या रह गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई। तो t क्या आया, t आया k m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। ये बचा ना, इसको यूं लिख लो बेटा, t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l बाई जी। क्या एक डेरिवेशन तुमसे करवा लूं, बोलो भैया अब तैयार हो, क्या अब आप रेडी हो एक डेरिवेशन के लिए? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं? अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप डिराइव करना। डिराइव फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, डिराइव फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इफ it depends on length, tension and linear mass density, ये फार्मूला आपको डिराइव करना भाई, ये करना डिराइव आपको। मैं डायमेंशन बता दूं किसी के, जिसको हो सकता है कुछ बच्चों को डायमेंशन ना पता हो। बेटा देखो फ्रीक्वेंसी के होते हैं T-1, फ्रीक्वेंसी के T-1 होते हैं। लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी के हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। लीनियर मास डेंसिटी के ये मास बाय लेंथ होती है, इसके डायमेंशन होते हैं m1 L-1। टेंशन जो है, टेंशन इसके डायमेंशन होते हैं फोर्स वाले
m1l1t-2। लेंथ के तो पता ही है आपको, अब करो डिराइव। अगले 2 मिनट में वेट करूंगा, 2 मिनट में आपको डिराइव करना है। 2 मिनट में आपकी इंतजार करता हूं मैं, आराम से करना, गलती मत करना। मैं सोल्व करता हूं। देखो इसका फार्मूला पता क्या पढ़ना था, एक बार तो फार्मूला लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, इसका फार्मूला पढ़ना था k/l √t/d। अगर डेंसिटी को मैं d लिखता हूं तो ये पढ़ना था, ये फार्मूला पढ़ना था भाई इसका, ये फार्मूला पढ़ना था इसका। लीनियर मास डेंसिटी को मैं d से लिखूं तो ये फार्मूला पढ़ना था इसका। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बेटे, मैं इसको सोल्व कर देता हूं, आया कैसे ही हो। गलती होगी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में गलती पाओगी, आपकी कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, मैं लेकिन समझा देता हूं, मैं कर देता हूं इसको सोल्व, सुनते जाना बस अब, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। वही सेम तरीका, लेट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर x, लेंथ की पावर x मान लो। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, टेंशन को मैं t से लिख रहा हूं, टेंशन को t से लिख रहा हूं, उसकी पावर y मान लेता हूं। बिल्कुल शांत दिमाग से करो। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी को मैं d लिख रहा हूं, लीनियर मास डेंसिटी को d लिख रहा हूं, इसकी पावर z मान लेता हूं, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, t की पावर y, d की पावर z। और इसको मैं लिख देता हूं बेटे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट l की पावर x, t की पावर y और d की पावर z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो वही तरीका, x y z निकालो किसी तरीके से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू से लिखा है, फ्रीक्वेंसी की पावर सॉरी डायमेंशन m0 l0 t-1 फ्रीक्वेंसी के हो गए। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, l के l1 हो गए, पावर x होगी। टेंशन के क्या लिखूं भाई, मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से तो m1 l1 t-2 होगा, पावर y होगी। लीनियर मास डेंसिटी के क्या लिखूं, m1 l-1 पावर z होगी भाई। अब ये सारी पावर लिख ली, ब्रैकेट खोल लो, तो m0 l0 t-1, इधर से l की पावर x, ये ब्रैकेट खोलिए, तो भाई m की पावर y, l की पावर y, t की पावर -2y, इधर से m की पावर z, t की पावर -z, ये आ जाएगा। अब देखो भाई दोनों साइड के डायमेंशन देखो, तो m0 l0 t-1, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक ही चीज रिपीट करके बार बार। m की पावर इकट्ठी करो कितनी बनती है, m की पावर, यहां y है यहां z है, तो y प्लस z होगी m की पावर। l की पावर चेक करो, l की पावर, इधर 0 है, इधर x, इधर y, इधर 2 ही है मेरे ख्याल से, तो 2 ही पावर है। ये t की पावर थी भाई, ये गलत आपने बताया भी नहीं मेरे को, ये l की पावर है -z। अब देखो l की पावर x प्लस y -z, ये बड़ा ना, l प्लस y -z, हाँ जी। और t की पावर क्या बनी बेटा, t की पावर, और देखो t की बनी भाई, इधर t की पावर बन रही है मेरे हिसाब से तो भाई -2y, बस यही बन रही है -2y। अब बेटा दोनों साइड की पावर कंपेयर कर दो, दोनों साइड की पावर कंपेयर करो, तो y प्लस z 0, x प्लस y माइनस z 0, -2y -1, तो y कितना आया बेटा 1/2, y तो आया 1/2, यहां से z और निकाल लो बेटे, 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z कितना आया बेटा -1/2, z -1/2 आया। इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, तो x प्लस 1/2, ये देखो माइनस का यहां से भी, माइनस का यहां से भी, तो प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। अब ये सारी पावर उस फार्मूले में पुट करो, तो वहां से आएगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k l की पावर -1, t की पावर 1/2 और d की पावर -1/2। ये बना मेरे ख्याल से। तो जो नेगेटिव पावर उनको नीचे ले जाओ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k बाई एल और रूट टी बाई डी, ये आपका आंसर बनेगा। अब इसको मिला लो, आपकी गलती कहां हुई। एक क्वेश्चन और करवा लूं, बोलो बेटा, ये तो अब तो सबने कर लिया है, एक क्वेश्चन और दे दूं तुम्हें,
अरे तैयार हो गया बच्चों, बोलो। क्लियर हो गया अब? कोई बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। उसमें देखो कौन बच्चे सही करते हैं। बोलो बेटा, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। आप लिखो, आप लिखो। वेरी गुड भाई, ये जोश है बच्चों में। डिराइव फार्मूला फॉर, डिराइव फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, derive formula for critical velocity if it depends on, if it depends on density, if it depends on density, diameter and coefficient of viscosity। ये पूरा नोट करना भाई ध्यान से, गलती ना हो जाए अब की बार गलती ना हो जाए भाई। ये भी करना सोल्व करो अब तुम। derive formula for critical velocity if it depends on density, density से मेरा मतलब वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी से मेरा मतलब वॉल्यूम डेंसिटी, diameter, diameter एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो ये फार्मूला आपने डिराइव करना भाई। डेंसिटी के मैं लिख देता हूं, डेंसिटी के ये m1 L-3 डेंसिटी के। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो इसके तो वही होंगे भाई वेलोसिटी वाले, L1 T-1 क्रिटिकल वेलोसिटी के, L1 T-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बता रहा था मैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होंगे भाई m1 L-1 T-1। और फार्मूला डिराइव करके बताओ मुझे अब, जल्दी आंसर चाहिए मुझे भाई। अब की बार कैलकुलेशन की गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। मुझे पता है कंसेप्ट तो आपको आता है, समझ तो आ रही है चीज, लेकिन कैलकुलेशन में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो आप लोग। वो कैलकुलेशन की गलती प्रैक्टिस से और ध्यान से करोगे तो दूर हो जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ध्यान से करोगे, वो कैलकुलेशन की मिस्टेक आप दूर कर लोगे। कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, मुझे पता है इस बात का, समझ तो आ गई चीजें। करो भाई सोल्व इसको, मैं करता हूं इसको सोल्व, मैं कर देता हूं। अब सुनो, अब आंसर लिखने की बजाय ना मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मैं क्या कर रहा हूं देख लो भाई। मैं कंसिडरेशन कर रहा हूं, लेट क्रिटिकल वेलोसिटी को v से लिख रहा हूं इज इक्वल टू k। मैं डेंसिटी के लिए रो सिंबल यूज कर लेता हूं, डेंसिटी के लिए रो, रो रो बोलते हैं इसको, इस सिंबल को ना यो लिख दो, रो फॉर डेंसिटी, पावर x। डायमीटर को तो d लिख रहा हूं, पावर y। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं ईटा लिख रहा हूं, पावर z। मैंने डेंसिटी के लिए रो सिंबल यूज कर लिया, इस तरह का सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो m0 L1 T-1 ये हो गए v के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डेंसिटी m1 L-3 पावर x, डायमीटर L1 पावर y, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 L-1 T-1 पावर z। ये लिख लिया। अब इसमें ब्रैकेट खोलूंगा भाई मैं, m0 L1 T-1। देखते जाना जो मैं सोल्व कर रहा हूं, कुछ का ठीक होगा, कुछ ने गलत भी कर रखा है। m की पावर x, l की पावर -3x। हाँ जी बेटा, इधर से l की पावर y, आप लोग साथ साथ बोलते जाओ। m की पावर यहां से z, l की -z, t की भी -z, ये आ जाएगा भाई। इधर से m की पावर 0, l की 1, t की -1। इधर m की टोटल पावर इकट्ठी कर लो, m की पावर x प्लस z, x प्लस z। l की पावर इकट्ठी कर लो, -3x प्लस y माइनस z। t की पावर इकट्ठी करो भाई, t की पावर तो एक ही है, माइनस z, या कुछ और भी है, चेक कर लेना, कोई गलती ना हो जाए मेरे से भी, कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, बता देना आप लोग। तो बेटा देखो, x प्लस z 0, पावर कंपेयर करेंगे तो -3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस z इज इक्वल टू -1। तो z तो आ गया 1 भाई, z तो 1 आ गया भाई, z तो बन गया 1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x हो गया भाई -1।
x -1 हो गया भाई। अब बच गया y, यहां वैल्यू भरो तो -3 -1 y प्लस y था यो प्लस y -1 इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस y -1 इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया भाई -1, y -1 आ गया भाई। देखो बेटा, अब ये वैल्यू आई मेरे पास, x मेरे पास ये आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। देखो अब मैंने x किसी पावर ली थी, x मेरे ख्याल से डेंसिटी की पावर ली थी, x मैंने डेंसिटी की पावर ली थी, तो v के डेंसिटी की पावर होगी -1, तो रो की पावर -1। फिर उसके बाद क्या लिखा था मैंने, डायमीटर, डायमीटर की पावर भी -1 और ईटा की पावर 1। तो मेरे पास फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू के रो डी, सॉरी के ईटा ओवर रो डी, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। अब चेक कर लो भाई किस किस का ठीक है किसका गलत है, ये किस किस का ठीक है किस किस का गलत है, ये चेक कर लो। ये आना चाहिए आंसर, हाँ जो मैंने लिखा ये आंसर आना चाहिए इसमें। अब ना हाँ कई बार ना छोटी छोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहे हो बेटे, उसको सुधारना है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, इतने करवा दूंगा कि तुम अपने आप सारे आंसर निकाल दोगे, कुछ वो कोई हमें चिंता की बात नहीं है। हो जाती है मिस्टेक छोटी मोटी, कभी इधर कुछ मतलब प्लस ले लिया माइनस ले लिया, कभी लिखते वक्त गलती कर दी, हो जाती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सब दूर होती है, वो हमारा काम है, करवा देंगे हम दूर आपकी। ठीक है बेटा, अब कल मिलते हैं।